हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसने में हमने कल की क्लास में किया था जो बाध्यता के नियम, उन पे आधारित कुछ हम 10-15 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद में हम आज इकाई अंक वाला भी करेंगे। और उसके पहले हम शुरू करें उसके पहले आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमारे को बताना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट करके हमारे को बता सकते हो, जिससे हम अच्छा से अच्छा आपको दे सके। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आज हमारे नंबर सिस्टम के टॉपिक के आगे के भाग की तरफ। तो देखो क्या है, अपना पहला क्वेश्चन है संख्या 137 स्टार 569 3 से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में स्टार का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, 137 स्टार 569 किससे विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में अपने स्टार है, स्टार का मान क्या होगा। कि यह संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या ऐसे रखे कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो मान हमारे पास आए। तो देखो ये संख्या 137 स्टार 569, यह 3 से विभाजित कब हो, हमें 3 को बाध्यता का नियम आना चाहिए। 3 की बाध्यता का नियम क्या है, 3 की बाध्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ो, यदि उसमें 3 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाज्य होगी। देखो हम क्या करें, जोड़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एकदम शॉर्ट भी बताऊंगा इसका। तो देखो 3 + 1 + 3 + 7, स्टार को छोड़ दो एक बार, 5 + 6 + 9, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, देखो 4 11 16 22 और 31 हो गए हमारे पास मान। अब यहाँ पे हम मान क्या रखे कि ये 3 से विभाज्य संख्या हो जाए। तो 31 के पास में तो जस्ट इससे बड़ी संख्या 33 ही ऐसी है जिसमें 3 का पूरी बार भाग जाता है। और इस 31 में कितने जोड़े, 2 जोड़े, तब हमारे पास 33 आएंगे। इसका मतलब स्टार का मान क्या आएगा, स्टार का मान हमारे पास 2 आएगा। स्टार का मान क्या होगा, 2 होगा। अब देखो आप इसे शॉर्ट बनाने के लिए क्या करो, पहले उन संख्याओं को आप काट दो जिन संख्या वो में 3 का पूरी बार भाग जा रहा है। तो 3 को काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3 से कटने वाली संख्या पहले हमने काट दी। फिर देखो 1 और 5 जुड़कर कितने हो गए, 6 हो गए, तो इनको भी काट दो, 3 दूनी 6। अब बच गया कितना आपके पास, 7 बच गया। 7 बच गया। 7 में क्या जोड़े कि 3 का भाग पूरी बार चला जाए। तो 7 में हमने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 9 आ गया। तो 7 में 2 जोड़ने पर 3 का भाग पूरी बार जाएगा, 9 आएगा तब। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका सी 2। क्या होगा, सी होगा इस क्वेश्चन का जवाब 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो संख्या 197 A87 3 से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में ए का न्यूनतम मान क्या होगा। तो क्या है, 197 A87 क्या हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, उस स्थिति में ए का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा या 7 होगा। न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए वही हमें 3 की बाध्यता का नियम लगाना है। पहले आप इसको जोड़ सकते हो, जोड़ोगे तो देखो 10, 9 और 1 10, और ये 7 जोड़ने पर 17 और 25 और 32, कितने आ गए, 32 आ गए। तो 32 में क्या जोड़े कि इसके जस्ट आगे की संख्या 3 से पूरे विभाज्य संख्या हो। तो 32 के पास में तो 33 ही है, इसमें हम 1 जोड़े तब 33 आएगा। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उत्तर क्या आएगा आपका इसमें, B 1। अब देखो अपने हिसाब से करो इसे। ये संख्या थी हमारे पास 197 A87 3 से विभाज्य। तो पहले तो 3 का भाग जा रहा है, वो संख्या आप पहले काट दो। देखो 3 तिये 9, 9 कट गया। यहाँ पे देखो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल 15 आ रहा है। तो 3 पंजे 15, ये भी
कट गए, 7 और 8 जोड़कर 15 होंगे, 3 पंजे 15, ये भी कट गए। अब जो संख्या बची उनको लो आप, ये कितनी है, 7 और 1 जुड़कर 8। 8 में क्या जोड़े कि 3 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, तो 8 में हम 1 जोड़े तब जाकर 3 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा, तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा उस पोजीशन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे पास 1। अब देखो कई बार इसमें देखो हमारे पास 4 भी दिया गया है, 4 भी आ सकता है। देखो कैसे, 4 8 + 4 = 12 होते हैं, तो इसका उत्तर 8 4 भी हो सकता है, क्योंकि 12 में भी 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। इसके बाद में 7 दिया है, देखो देखिए 7 8 और 7 जोड़कर 15, तो इसका उत्तर 7 भी हो सकता है। इस एक का मान क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लेकिन इसने कहा यहाँ पे क्या, न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान तो इनमें सबसे छोटा 1 4 और 7 में 1 ही होगा, इसलिए न्यूनतम मान 1 होगा। यदि आपको 1 नहीं दिया गया होता उस पोजीशन में आपका उत्तर 4 हो जाता। जब आपको 1 नहीं दिया गया होता तो उस पोजीशन में आपका इस क्वेश्चन का उत्तर सी 4 होता, यदि 1 ऑप्शन में नहीं होता तो। यदि आपको 1 और 4 दोनों ऑप्शन में नहीं दिए गए होते तो उस पोजीशन में आपका उत्तर 7 होता, न्यूनतम संख्या 7 ही होती, क्योंकि 7 दी हुई होती तो ये हमारे पास हो जाता है इस तरीके से। अब देखो आगे 8 में 10 जोड़ने पर 18 होते हैं, और ये भी किससे, 3 से पूरी पूरी बार विभाज्य होता है। तो यदि 1 4 और 7 नहीं देता, 10 दे देता, तो क्या उत्तर सही होता। यदि 1 4 7 और 10, 1 4 7 नहीं देकर 10 दे देता ऑप्शन में, तो क्या उत्तर सही होता, क्योंकि विभाजित तो अभी होगा, नहीं होता। सही क्यों नहीं होता, क्योंकि इसने ए का मान पूछा है, और ए क्या है, संख्या के बीच की संख्या है। यहाँ पे आप एक ही अंक रख सकते हो, 2 अंक नहीं रख सकते। ए क्या है, ए 1 अंक है, ए क्या है, 1 अंक है, और अंक ऐसे नहीं आएगा, अंक तो अकेला ही होगा ना, तो अंक या तो 0 होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इनके अलावा 10 तो होने वाला नहीं है। तो अंक, इसके मतलब यह है इसका उत्तर 10 से नहीं हो सकता, इसका उत्तर 10 तो नहीं हो सकता। तो 10 के ऊपर जितने आएंगे वो तो होने ही नहीं है, 10 ही नहीं होगा। तो इनमें से कोई उत्तर हो सकता है, और न्यूनतम पूछा था तो मान हमारे पास 1 आया। यदि 1 नहीं देता तो मान इसका उत्तर 4 हो जाता, क्योंकि तब न्यूनतम 4 होता, और यदि ये दोनों नहीं देता तो 7 होता, लेकिन 10 से किसी भी हालात में नहीं होगा। तो इसका उत्तर कितना होगा, क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास 1 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है संख्या 22 33 8 R 2। संख्या है 22 33 8 R 2। संख्या 22 33 8 R 2 बेहतर से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में आर का न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन यही आए हैं अब आगे वाले आपके एग्जाम में आने वाले। किससे विभाजित हो, 72 से पूर्णतः विभाजित हो, डिवाइडेड हो। ठीक है, कौन सी संख्या, 22 33 8 R 2, यानी उस समय हमें आर का मान निकालना होगा, ये बेहतर से विभाज्य हो इस पोजीशन में, इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें करना क्या होगा, हमें देखना होगा कि जो ये बेहतर दिया गया आपके पास 72, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। कल भी हमने किए थे, आज भी हम करने जा रहे हैं। इसके गुणनखंड देखो क्या क्या हो सकता है, वो करते हैं। पहले तो 2 36, 2 36, एक गुणनखंड तो बेहतर का ये हो जाता है। एक हो जाएगा 3 24, एक हो जाएगा 4 18, 5 में बेहतर आना नहीं है। 6, एक हो जाएगा 6 12, ठीक है, और 7 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं इसमें। 9, एक हो जाएगा 9 8 9,
अब आगे तो 9 8 वापस वही संख्या आने शुरू हो जाएगी। अब इनमें से हमें डिसाइड करना है इसका गुणनखंड क्या है। गुणनखंड वो संख्या है हम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें कि ये दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए, किसी एक सेम संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए, गुणनखंड हम उसे मान रहे हैं। तो देखो 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, 36 में भी जा रहा है, तो ये तो गुणनखंड होगा नहीं। 3 का इसमें भी भाग जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है, ये भी गुणनखंड नहीं होगा। 4 का इसमें भी, 2 का इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, तो ये भी गुणनखंड नहीं होगा। 6 का इसमें भी जा रहा है, 6 का इसमें भी जा रहा है, ये भी गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारे पास गुणनखंड क्या बचे, 72 के गुणनखंड बचे हमारे पास 9 गुणा 8। पहले तो हमें यह ध्यान देना है 72 का गुणनखंड क्या बचा हमारे पास 9 गुणा 8 बचा। फिर हम संख्या जो है हमारे पास देखो 22 33 8 और 2, इसमें हमें गणना करनी है कि 8 और 9 का भाग जाएगा तभी 72 का भाग जाएगा। सीधा तो 72 का कोई नियम है नहीं। कल हमने कहा था कि ऐसे गुणनखंड करके कर सकते हैं। इनमें देखो दोनों में किसी एक संख्या का पूरी बार भाग नहीं जाता है। तो पहले हम 8 का करें या 9 का करें। पहले देखो 8 का देंगे तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पहले 9 वाला कर लो। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरी बार विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूरी बार विभाजित होगी। वो 3 की तरह है। तो पहले तो हम जोड़ते हैं इसे, देखो 2 + 2 + 3 + 3 + 8 और +2। आर का मान जो आ जाएगा कम पड़ेगा, वो देखो 4 7 10 18 और 20, कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 आ गया, यदि हम 3 की भाज्यता का नियम देखते थे तो 1 जोड़ते 21 हो जाता। लेकिन हम यहाँ पे किसकी भाज्यता का नियम देख रहे हैं, 9 की भाज्यता का नियम देख रहे हैं। तो 20 के बाद में कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें जोड़ी जाए, 20 में वह संख्या जिसमें 9 का भाग पूरी बार जाए। तो 20 के बाद में 18 में जाता है, एक तो 9 का भाग, 18 के बाद में डायरेक्ट किस में जाता है, 27 में जाता है। तो इस 20 में हमने क्या जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया और 27 हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या रखना होगा, आर का मान हमारे अनुसार यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। तो क्या 7 आ गया तो ये 72 से विभाजित हो जाएगी, अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी। यह ध्यान रखना, हो भी जाए कोई जरूरी नहीं, कुछ केस में नहीं भी हो तो वो हमें बाद की बात है। तो देखो ये हमने 7 आ गया। अब देखो 9 की भाज्यता के नियम के लिए भी आप वही नियम लगा सकते हो, सीधे काट सकते हो कि सीधा 9 आ रहा है तो उसे काट दो और बाकी को जोड़ लो। देखो कैसे, देखो ये देखो 8 और 2 10 और 2 12, तो ये गया और ये गया, 12 कट गए ना, सॉरी 12 नहीं, 12 में 9 का भाग नहीं जाता ना, सॉरी 9 का जाएगा, 9 में जाएगा या 18 में जाएगा, तो 18 टोटल देख लो या 9 देख लो। 9 आ रहा है तो देख लो 3 3 2 4 6 और 3 9, तो ये कट गया 7 और ये 2 9, ये कट गए। ठीक है, ये कट गया, हमारे पास 9 टोटल आया, हमने काट दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 8 और 3, इनका टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। 8 और 3 टोटल कितना हो गया, 11। अब 11 में कितने जोड़े कि इसमें 9 का भाग जाए, तो 11 में 7 जोड़ दो, 18 आ जाएगा, उसमें 9 का भाग पूरी बार जाएगा। तो एक का मान, आर का मान क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। आर का मान क्या आ गया, 7 आ गया। दोनों तरीके से ही 7 आना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 आएगा आर का मान, तो ये लो 22 33 8 आर 2 था, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 7, क्या आ गया 7। यहाँ हमने किसकी भाज्यता का नियम लिया, ये 9 की भाज्यता का नियम लिया, यहाँ पे 7 आ गया। अब 8 की भाज्यता का नियम यदि ये संख्या और सेटिस्फाइड करती है 8 की भाज्यता के नियम को, तो 72 का भाग पूरी बार जाएगा। ये भी हमें देखना पड़ेगा, केवल 9 की भाज्यता के नियम से ही 72 का भाग जाए, कोई जरूरी नहीं 8 की भाज्यता का भी जाएगा ना, तभी होगा। और 8 की भाज्यता का नियम क्या है, 8 होता है 2 की पावर 3, यानी अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से पूरी बार विभाजित हो, तो यह संख्या भी 8 से पूरी बार विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंक कौन से हो गए, 8 7 2,
अंतिम 3 अंक कौन कौन से हो गए? 8 7 2 8 7 2। यदि इसमें 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता तो इस संख्या में भी जाएगा और यह संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 8 गुणा 9 बराबर 72 होते हैं। 9 की बाध्यता तो हमने संतुष्ट कर ली, अब हम 8 की बाध्यता के लिए देखते हैं। तो देखो देखिए इसमें 8 एकम 8, 7 में जाएगा नहीं, 2 उतार लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 9 72, 109 बार गया, शेष पर 0 बच गया। ठीक है, इसका मतलब 8 का भाग भी इसमें पूरी पूरी बार जाता है। 8 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है, तो यहाँ पे r का मान कितना आएगा? 7 आएगा। r का मान कितना? 7, जो c है। तो संख्या 22 33 8 R2 72 से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में r का न्यूनतम मान कितना होगा? 7 होगा। जो यहाँ पे 7 रखते ही 3 से भी 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है संख्या 210 B 811, 210 B 811 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए b का मान ज्ञात करना है। संख्या 810 b 811 11 से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में b का न्यूनतम मान क्या होगा? ज्ञात करना होगा। b का मान 11 से विभाजित होने के लिए कितना होगा न्यूनतम, ये ज्ञात हमें करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम 11 की भाज्यता का नियम लगाएंगे। तो 11 की भाज्यता का नियम जो हमारे पास 110 ये b 811 में लगाएंगे। उस नियम क्या हमारे पास? सम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ो और उसमें से विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को घटा दो उनके योग। तो हमारे पास यदि 0 आएगा या 11 का गुणज आएगा तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ऐसा करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग बराबर विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, या विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग बराबर सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। तो ये देखो b क्या हमारे सम स्थान पर है, तो पहले हम सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग बराबर विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। सम क्या है? देखो 1 + b + 1, ये सम पर आने वाले हैं। तो 1 + b + 1 ये सम स्थानों पर आने वाले हैं। अब हम विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ेंगे। तो विषम स्थानों पर आने वाले अंक कौन कौन से हो जाएंगे? देखो 2 + 2 + 0 + 8 + 1 ये विषम स्थानों पर आने वाले हैं। तो 2 + 0 + 8 + 1 इनको हमने जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा? ये हो जाएगा, b तो अलग हो जाएगा और +1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? इसका टोटल देखो 8 और 10 और 1 11 हो गया। क्या हो गया? 8 और 2 10 और 1 11, इसका टोटल हो गया। अब हमें b का मान निकालना है। तो b का मान क्या हो जाएगा? 11, ये 2 इधर जाएंगे तो -2 और b का मान कितना आ गया? आपके पास 9 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 9 होगा। इस संख्या में 11 का पूरी पूरी बार भाग देने के लिए हमें b का मान 9 रखना होगा। वो न्यूनतम अंक क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 9। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास उपस्थित है। क्वेश्चन क्या आगे का अपना? संख्या 587 संख्या 587 अक्ष 92 कितने से? 36 से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में अक्ष का मान क्या होगा? कि ये क्या है? संख्या 587 अक्ष 92 है, वो 36 से पूर्णतः विभाजित हो, इसके लिए इसका मान क्या होगा? इसके लिए इसके वही हमें टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े करेंगे तो क्या क्या आएंगे वो देख लो। 2 18 आएंगे, 36 हो गए ना गुणनफल का। 3 12 आएंगे, 4 9 आएंगे, 5 आएगा नहीं, 6 आ जाएंगे और 7 आएगा नहीं, 8 होगा नहीं इसमें, 9 4 तो फिर ये उल्टा हो जाएगा इसका, 9 4 फिर आगे ये कहे। तो देख लो अब
देखो 2 और 18 एक संख्या से कट रहे हैं 2 से, इसलिए ये नहीं होगा। 3 और 12 भी 3 से कट रहे, इसलिए ये भी नहीं होगा। 4 और 9 किसी से भी नहीं कट रहे, इसलिए ये होगा। और 6 से कट रहे हैं 6, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 4 और 9 हो जाएगा। 36 का कितना हो जाएगा 4, 9। अब हमें अक्षित का क्या मान रखे कि हमें यह संख्या 36 से पूरी भाग जाए, तो हमें 4 की भाज्यता का नियम ज्ञात करना होगा, इसमें लगाना होगा। यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 4 से, और 9 से होती है तो यह 9 से। तो अक्ष का मान रखेंगे तब मालूम चलेगा। यदि दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है तो यह मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा कि यह संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो यहाँ पे 92 है और 4 की भाज्यता का नियम क्या है, 2 की पावर 2 होता है 4 का मतलब, यानी अंतिम 2 अंक क्या हो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। हमने 8 वाले में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इन 2 अक्षों में यदि अक्ष आ जाता, इन 2 अंकों में अक्ष आ जाता तो हम पहले 4 का नहीं पहले 9 का नियम लगाते। लेकिन हमें तो 4 के लिए अंतिम 2 अंक ही चाहिए और अंतिम 2 अंक हमारे पास सेपरेट है, ऐसे कैसे हमें कोई ज्ञात नहीं करना उनमें, तो 4 की भाज्यता का नियम पहले कर लेते हैं। 92 में 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 4 दूनी 8 बच गया, 1 12 4 3 12, यानी 23 बार जाता है, 23 चौक 92 होता है। तो 4 से तो ये भाज्य है, ये संख्या क्या होगी 4 से तो भाज्य है, किससे 4 से पूर्णतः भाज्य है, 4 से क्या है पूर्णतः भाज्य ये संख्या, ठीक है। अब अक्ष का मान आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 9 तक ही रख सकते हो, 10 तो रख नहीं सकते। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कोई भी मान रखो, 4 के लिए कोई दिक्कत नहीं, 4 का भाग इसमें पूरी बार जाएगा, ठीक है। 4 का भाग पूरी बार जाएगा। अब हमें 9 की भाज्यता का नियम करना है और 9 की भाज्यता के नियम के लिए वही नियम लगाएंगे हम, इनको जोड़ेंगे या 9 से कटने वाली संख्या को काट दो। देखो 9 एकम 9 ये कट गए और 7 और 2 9 ये कट गए, बच गए कितने 13। 13 में कितने जोड़े कि हमारे पास वो संख्या जोड़ने से इस संख्या के योग में 9 का भाग पूरी बार जाए। तो देखो 13 में क्या जोड़े 5 जोड़े 18 आएगा, 9 दूनी 18, तो ये 5 जोड़ने पर जो मान आया वही अक्ष का मान होगा। आपका अक्ष का मान क्या होगा 5 होगा। तो अक्ष का मान 5 होगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तब उसमें 4 का भाग भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। देख लो 5 887 अक्ष था और 92 था, यहाँ पे हम कितना रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। तो देख लो, देखो 4 के भाग के लिए तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, जा रहा है इसलिए। अब 9 के भाज्यता के लिए देखेंगे तो देखो 9 से 9 को काट दो, 9 की भाज्यता के लिए 7 और 5 12 को काट दो, सॉरी 7 और 5 12 नहीं, 7 और 2 9 को काट दो और ये 5 यहाँ पे है, इनको जोड़ लो, 5 और 5 10 और 8 18, इसमें भी 9 का भाग जाता है, शेषफल बचा 0, इसलिए इसका मान कितना आएगा हमारे पास, अक्ष का मान 5 आएगा। अक्ष का मान 5 आएगा। 5 ऑप्शन में नहीं है, गलती से शायद प्रिंट किया हुआ हो गया हमारे पास, इसमें 5 ऑप्शन में नहीं है तो 5 कर लो ऑप्शन में किसी में, इसी में कर देता हूँ मैं, 1 नंबर में 0 वाले में 5, 0 वाले में क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। एक बार दोबारा से चेक कर लो, 9 से काटा ये 9 कट गए, 13 आए टोटल 13 आए, तो हमारे पास 5 जोड़ने पर 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 5, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 5। अब देखो आगे बढ़े हम, आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है संख्या 67 89 कर लो, 67 89 A4 किससे 36 से पूर्णतः विभाजित हो, उसके लिए ए का न्यूनतम मान क्या होगा। 67 89 A4 36 से पूर्णतः विभाजित हो, उसके लिए 9 का न्यूनतम मान क्या होगा ए का। तो देखो इसका हमने टुकड़ा किया था 4 गुणा 9, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो देखो अब यहाँ पे हमारी दिक्कत होगी ना,
इसलिए हम अब पहले क्या करेंगे, 9 की भाज्यता का नियम लगा लेंगे और फिर हम इसकी जांच करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक का मान यदि हम 0 रखेंगे तो भी 4 का भाग जाएगा 2 अंकों में, 4 रखेंगे तो भी 4 का जाएगा, 8 रखेंगे तो भी 4 का जाएगा। इसलिए हमारे पास 4 की भाज्यता के अनुसार इसका 0 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। ये 3 अंक हम रख सकते हैं जिससे 4 का भाग पूरी बाहर जाए। अब 9 की भाज्यता का नियम लगाओ। हम 9 की भाज्यता के नियम के लिए वो ही क्या करना, हमें 9 एकम 9 कट गया और ये 15 हो गए, 15 छोड़ो आप 1 मिनट, 14 और 4 18, ये भी कट गए और बच गया कितना, 7। कितना बच गया, 7। अब 7 में क्या जोड़े कि इसमें 9 का भाग पूरी बाहर जाए, 7 में क्या जोड़े कि 9 का भाग पूरी बाहर जाए। तो ये लो 7 में आप 2 जोड़ दो, 7 में क्या कर दे, 2 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो 1 का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, 1 का मान हम 2 रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल 2 रखेंगे तभी 24 आएगा, 2 रखेंगे तभी 24 आएगा। तो बिल्कुल 2 भी आ सकता है। तो अपने पास इसका उत्तर क्या होगा, 2। हमने तो इससे अंदाजा इस तरीके से लगाया था कि 0 आया तो उसके बाद में हम 4 रखे तब हो सकता है, 8 रखे तब हो सकता है, 2 रखने पर भी हो सकता है क्योंकि 24 में भी जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। बिल्कुल यहाँ पे 4 होता तो क्या हो जाता, क्या नहीं होता, क्योंकि 4 रखने पर ये 11 हो जाते। ये देखो 4 वाला कैंसिल हो गया, 0 वाला भी कैंसिल हो गया, 4 वाला भी कैंसिल हो गया और 8 रखने पर भी नहीं जाता। तो ये पूरे ऑप्शन जो 4 की भाज्यता के लिए हमने लगाए थे वो ऑप्शन गलत हो गए। लेकिन यहाँ पे हमने जो 2 रखा 9 की भाज्यता से, 9 की भाज्यता से हमने 2 रखा, इस 24 आ गया, इसमें भी 4 का भाग जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि पहले 9 की भाज्यता वाला नियम लगा लेना। यहाँ पे हमारे पास यदि अननोन संख्या होती है, देखो 2 अंक चाहिए 4 के लिए, 4 के लिए 2 चाहिए, तो इसमें ए अननोन आ गया, इसलिए पहले 9 की भाज्यता का नियम लगाना है। पिछले क्वेश्चन में यही बात की थी हमने। तो बी का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टोटल करके देख सकते हो, 13, 21, 30, 32 और 4 36। 36 में 4 का भाग जाता है, 36 में 9 का भाग भी जाता है। 4 का तो इन दोनों के लिए चला गया, 4 की भाज्यता के लिए तो हमें टोटल करना नहीं, 9 के लिए करना, तो 36 में जाता है 9 का भाग और ये इन दोनों में 24 में 4 का चला जाएगा। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है संख्या P 183। क्या है, P 183, इसमें 11 का भाग जाए। और ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इसका मान क्या हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं, 9, 5, -4 और 7। तो देखो क्या करना, हमें पहले सम स्थानों पर या विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे पहले विषम और बराबर फिर सम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ेंगे। तो विषम पर P + 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P + 8। इसको आप 8P नहीं कर देना वरना ये गुना हो जाएगा। P + 8 इस तरीके से करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका P + 8 बराबर बचे क्या, 1 + 3, 1 + 3। अब क्या होगा, P का मान आप निकालोगे तो ये हो गया 4, 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और P का मान क्या आ जाएगा आपके पास, -4 आ जाएगा। और -4 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है और लगाओ गुड और उत्तर आपका सही। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह संख्या आपके पास है P 183, यहाँ पे आप -4 रखोगे, -4, 8, 3। जैसे किसी अंक की जगह हम 9 से ऊपर की संख्या नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते, 11 नहीं रख सकते, 12 या उससे बड़ी संख्या नहीं रख सकते, वैसे ही किसी संख्या में हम माइनस भी नहीं रख सकते यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना है, इसका हम माइनस नहीं रखेंगे। संख्या माइनस में दी गई होती तभी रखते, बाकी ये माइनस में नहीं है तो हमारे पास 1 का मान आ रहा है, इसलिए हमको यह नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि यह संख्या इस तरीके से होती, इस तरीके से होती तब दिक्कत हो जाती है हमारे। क्या होती है, हम इसको जोड़ते हैं A + 8
बराबर ये जुड़कर 4 हो गए और 1 का मान -4 आता। तो यहाँ पे क्या एक की जगह -4 थोड़े रख देते, यहाँ पे माइनस का थोड़े रखा जाता, नहीं रखा जाता। वैसे यहाँ पे भी नहीं रखना, पी की जगह आपको ध्यान रखना। तो फिर करना क्या है, 11 की भाज्यता के लिए हमारे पास -4 आया, तो ये 11 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस -4 में 11 जोड़ दो। -4 में क्या जोड़ दे, 11 जोड़ दे, और 11 जैसे जोड़ेंगे तो प्लस के 7 आ जाएंगे। ये 4 इस 11 में से घटकर 7 आ जाएंगे। इसका उत्तर होगा आपका डी 7। क्या होगा, 7। अब देख लो, देखिए यहाँ पे मान रखते हैं 7 1 8 3, जोड़ो। देखिए ये किसका मान कितना हो गया जोड़कर 15, और माइनस ये 4 क्या आया 11। या तो शून्य आना चाहिए इनका अंतर, या 11 के गुणज में आना चाहिए। तो 11 से विभाज्य हो गई, इसका उत्तर क्या होगा 7। -4 नहीं होगा, 7 होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम इकाई अंकों की का मान ज्ञात करना कि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा उसके ऊपर घात के रूप में दिया गया हो। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें देखो कुछ समझना जरूरी है। और समझना क्या वो देखो, हमारे पास देखो अंक जो दिए गए हैं, अंक कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं हमारे पास। 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। और ये अंक कितने हो गए, ये 10 अंक हो गए। कितने हो गए, 10 अंक हो गए। कितने अंक, 10 अंक। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दाशमिक प्रणाली कहते हैं। दाशमिक 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए दाशमिक प्रणाली कहते हैं। दशमिक या दाशमिक, ठीक है। ये हमारे पास ये तो प्रणाली का नाम हो गया। अब इनमें इकाई अंक ज्ञात कैसे करें, तो देखो ध्यान देना। पहले तो देखो हम पहली बात कर रहे हैं यहाँ पे 0 1 5 और 6। किसी भी संख्या का अंक इकाई अंक क्या है, 0 है, 5 है, 1 है, 5 और 6 क्या है, इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 1 5 6 है। तो उस संख्या क्या क्या होगा, नो चेंज रहेगा इकाई अंक। इकाई अंक जो है वो ही रहेगा, नो चेंज। इसको आगे समझना आप अच्छी तरह। क्या, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उस संख्या का इकाई अंक 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा और 6 ही रहेगा। कैसे रहेगा, देखो ध्यान देना, छोटी सी बात। हमने जैसे मान लो 10 लिया, 10 के ऊपर घात लगा दी हमने 5, तो 10 को 5 से कितनी बार गुणा करेंगे, 10 को 10 से 5 बार गुणा करेंगे और हमारे पास मान आ जाएगा 1 लाख। ऐसे तो होगा, 1 लाख मान आ जाएगा। तो इकाई अंक की बात है हमारे को, इकाई अंक, ठीक है। इसका करने का तरीका जैसे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 5 बार गुणा कर लिया। अब इनको गुणा करना है इकाई अंक को, इसमें इकाई अंक ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें। तो 0 को 0 से गुणा करने पर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 है तो उस पर चाहे घात कितनी भी लगी हुई हो, केवल 0 को छोड़कर, केवल 0 को छोड़कर उसके ऊपर घात चाहे कितनी भी लगी हुई हो, उसका मान इकाई अंक 0 ही रहेगा। अब ठीक है, अब बात करते हैं हम 1 की। जैसे हमने 11 लिया, ठीक है, 11 पे हमने घात लगा दी 5, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। अब देखो इकाई अंक तो ये वाला ही है ना, यानी इनको गुणा करना है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 है
उसके ऊपर चाहे कितनी भी घात लगी हुई हो, उसका इकाई अंक क्या रहेगा, सदैव एक ही रहेगा। जैसे अब मैंने मान लो ये लिख दिया 201 पर घात लगा दी मैंने 105 या 102 या 1005 या 10,005 या 10,006 ऐसे लगा दी, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, एक ही होगा। इसी प्रकार इधर आएंगे तो मान लो मैंने 5,000 लिया और 5,000 पर 5,000 ही घात लगा दी हमने, तो इकाई अंक इसका क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक शून्य है तो शून्य ही रहेगा चाहे घात कितनी हो। इसका इकाई अंक एक है तो एक ही रहेगा चाहे घात कितनी हो। केवल शून्य नहीं होना चाहिए इकाई अंक, सॉरी उसकी घात शून्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शून्य किसी भी संख्या पर घात होती है तो मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। जैसे मान लो 1 पर घात शून्य है, 5 पर घात शून्य है, 1,00,000 पर घात शून्य है और एक ही घात शून्य है, कोई अननोन संख्या है, इन सब का मान क्या आना है, एक ही आना है। तो किसी संख्या की घात शून्य नहीं को छोड़कर बाकी शून्य इकाई अंक शून्य है तो उसके ऊपर कितनी भी घात हो इकाई अंक शून्य आएगा। इकाई अंक एक तो उस पर कितनी घात हो इकाई अंक एक ही आएगा। केवल घात क्या नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो शून्य होने पर भी एक ही आ जाएगा क्योंकि एक मान आना है, लेकिन सबके लिए ये लागू नहीं होगा क्योंकि हम आगे 5 और 6 के लिए भी करेंगे ना। तो अब देखो शून्य का हो गया आपने क्लियर। अब हम 5 और 6 की बात करते हैं। जैसे हमने लिया 15 या 5 ही ले लिया, मान लो इकाई अंक 5 ही है और इसके ऊपर हमने घात 3 लगा दी, तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 पंजे 125, यानी इसका कुल टोटल आया 125 और इकाई अंक क्या है 5, 5 ही है। देखो हमें गुणा कैसे करना है, 5 5 25, ये 5 आ गया तो यहाँ पे फिर 5 आ गया हमारे पास, इसको फिर इससे गुणा कर दो 5 5 25 और 25 का इकाई अंक क्या है 5, तो ये 5 ही आना है इकाई अंक। तो 5 इकाई अंक है किसी संख्या का, उसके ऊपर भी घात चाहे कितनी भी हो सदैव इकाई अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। शून्य है तो शून्य रहेगा इकाई अंक, एक है तो एक ही रहेगा और 5 है तो 5 ही रहेगा। इसलिए इसको देखो ये क्या आ जाएगा 5 इकाई अंक। यदि कोई संख्या हमारे पास 605 उसके ऊपर घात लगी हुई है 11,111 और इसका इकाई अंक पूछे तो आपके पास क्या आना है 5 ही आना है, सदैव 5 ही आएगा यदि शून्य उसकी घात ना हो तो। अब देखो 6 की बात करें, 6 के ऊपर घात 3 लगाए तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 36 छिगी 216, तो क्या आया इकाई अंक 6 आया। 6 6 36 दो घात होती तो भी 6 आते, अब भी 6। अब देखो कैसे करना है, 6 गुणा 6 बराबर 36, इसका इकाई अंक क्या है 6, इसको इससे गुणा किया तो फिर 36 और इकाई अंक क्या आ गया 6। तो किसी संख्या का इकाई अंक यदि 6 है तो इकाई अंक सदैव 6 ही रहेगा चाहे घात कितनी भी हो। जैसे मान लो हमने लिख लिया 7,006 के ऊपर घात 7,005 कर दिया, इकाई अंक पूछा तो 6 ही आएगा। तो ये समझ में आया आपके कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य है तो उस पर घात कितनी भी हो इकाई अंक सदैव शून्य ही रहेगा। एक है इकाई अंक तो उसके ऊपर घात कितनी हो इकाई अंक एक ही रहेगा। 5 है इकाई अंक तो उसके ऊपर घात कितनी हो इकाई अंक 5 ही रहेगा। 6 है तो उसके ऊपर घात कितनी हो तो इकाई अंक 6, तो 6 ही रहेगी इकाई अंक, ठीक है ये। अब दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पे तो आ गया आपने 0 1 5 और 6 की बात की। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर 4 व 9। 4 व 9 में घात क्या देखेंगे सम और विषम, घात क्या देखेंगे सम और विषम देखेंगे। 4 और 9 है किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 हो तो हम क्या करेंगे उसकी घात देखेंगे सम और विषम। सम और विषम देखने का मतलब है कि हम उसको इस प्रकार से देखेंगे कि सम घात है तो उसके ऊपर घात 2 लगा देंगे, विषम घात है तो उसके ऊपर घात 1 लगा देंगे और हम मान निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 4 की समघात, 4 की समघात, जैसे मान लो 4 के ऊपर घात कितनी है 120 है,
ठीक है, छोटा ले लो कोई दिक्कत नहीं। 4 के ऊपर घात 4 ले लिया हमने, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 16, 32, 16 गुणा 16 बराबर 256 हो गए। कितने हो गए? 256। तो क्या आया हमारे पास? इकाई अंक 6 आया। इकाई अंक 6 आया। अब मैं कह रहा हूं इसकी 4 की घात क्या है? सम है। 4 की घात सम है तो हमें क्या करना है? 4 के ऊपर घात 2 लगाना है, और क्या आ जाएगा इसका? 16। इकाई अंक क्या आएगा? 6। अब यदि एक 14 है और उसके ऊपर घात 124 लगी हुई है, सम है, तो 4 के ऊपर इकाई अंक में घात क्या कर दो? 2 लगा दो, और क्या कर दो? इकाई अंक 6 कर दो। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छी तरह अपने हल हो जाएगी ये चीजें। तो क्या आ जाएगा? 6। तो घात सम होने पर 6। तो यहाँ पे 4 की जगह जरूरी नहीं घात 4 ही हो, ये 154 भी हो सकती है, सम है इसलिए घात 2 लगाएंगे। 4 की विषम घात होने पर, विषम घात होगी तो हम क्या करेंगे? 4 के ऊपर घात 1 लगाएंगे। जैसे मान लो 4 के ऊपर 121 है तो हम घात क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, और इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 के लिए घात सम हो तो इकाई अंक 6 होता है, 4 के लिए घात विषम हो तो इकाई अंक 4 होता है। ऐसे ही हम 9 की बात करें, 9 के लिए सम घात हो तो इकाई अंक क्या होगा? 81 आएगा, इसलिए इकाई अंक 1 होगा। 9 के लिए घात सम हो, इकाई अंक 9 हो और घात सम हो तो इकाई का अंक सदैव 1 रहेगा उसका। ठीक है। फिर उसके बाद में 9 की घात विषम हो, क्या हो? विषम हो। विषम हो उस समय में क्या करना है? देखो 9 एकम 9, तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगी। सम और विषम 9 हो जाएगी। अब देखो कैसे करना, आपको समझना है इनको। देखो इस तरीके से समझो आप। 4 के ऊपर घात 1 है, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 के ऊपर घात 2 है, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 4 के ऊपर घात 3 है, 64 आएगा। 4 के ऊपर घात 4 है, 256 आएगा। 4 के ऊपर घात 5 है तो 24, 20 और 22 और 8 और 10 ये आ जाएगा। अब देख लो विषम वाले के लिए देखो 4 आ रहा है, विषम वाले के लिए 4 आ रहा है और विषम वाले के लिए 4 आ रहा है। सम वाले के लिए देखो 6 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। देख लिया। अब इसी तरीके से 9 के लिए करेंगे। 9 की घात विषम 1 है, 9 आएगा। 9 की घात सम 2 है, 81 आएगा। 9 की घात विषम 3 है, 729 आएगा। 9 की घात सम 4 है तो 9 ना 81, 8, 18, 8, 27 और 63 और 2 65। ठीक है। इस प्रकार से अब देखो क्या आएगा अपने पास। देखो विषम वाला देखते हैं। विषम वाले में देखो 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। 1 भी विषम है, 3 भी विषम, इसलिए 9 आ रहा है। तो विषम के लिए 9 आएगा और सम के लिए 1 आएगा। तो ये घातों का सिस्टम है। ये तो हमने क्या किया? 4 और 9 के लिए किया, 0, 1, 5 और 6 के लिए किया। अब हमारे पास जो संख्या ये बच गई उसके लिए हमें क्या करना? देखो 4 व 9 के लिए सम और विषम देखेंगे। ठीक है। फिर बच गया क्या? 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। देख लो 4 और 2 6 और 4 10 हो गए। ये हो किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, उसका हमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात लगी हुई हो तो हम क्या करते हैं? इकाई अंक के लिए घात बटा 4 करते हैं, यानी घातों में 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उस संख्या के इकाई अंक पर लगा देते हैं। जो शेषफल आता है उस संख्या के इकाई अंक पर लगा देते हैं और मान हम इकाई अंक निकाल लेते हैं। देखो किस प्रकार से, जैसे मान लो हमारे को दिया गया है 112 दिया गया है और उसके ऊपर हमने घात लगा दी 5। क्या लगा दी? घात 5 लगा दी।
तो हमने क्या किया, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 5 में भाग दिया किसका, 4 का, 4 एकम 4 और शेषफल क्या बचा, 1 बच गया। अब इस जो इकाई अंक है इसका 2, इसके ऊपर 1 घात लगाएंगे और इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करके देख लो कितनी बार है, 5 बार है। 112 गुणा 112 गुणा 112 गुणा 112 गुणा 112 हो गए 5, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, इकाई अंक को ही तो गुणा करना है, तो ये 11 11 तो उठा दो और इकाई अंकों को ही तो हमें गुणा करना है। इकाई अंक तो इसका 2 ही है ना, इसी को तो गुणा करना है। तो ये लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 आ गया इसका, तो इकाई अंक क्या हो गया, 2 आ गया। हमने यहाँ पे भी 2 ही बताया था, हमने यहाँ पे भी क्या बताया, 2 ही बताया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, घातों में 4 का भाग दो और जो शेषफल बचता उसे उसके इकाई अंक पर लगा दो। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये अपने पास है। अब ये नियम लिखने हैं और कुछ कुछ हमें उनके एग्जाम्पल करने हैं और उसके बाद में हम इसके ऊपर उधर उपस्थित उदाहरण करेंगे। तो देखो रूल नंबर 1, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्रमशः, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इनमें से कोई एक ही तो होगा, या तो 0 ही होगा इकाई अंक, या 1 ही होगा, या 5 ही होगा, या 6 ही होगा। हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगी हो, किसको, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, यानी उसके ऊपर घात क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। और 0 के को छोड़कर कितनी भी घात लगी हुई उस संख्या पर इकाई अंक सदैव क्रमशः 0 होगा तो 0 ही होगा इकाई अंक, 1 होगा तो 1 ही होगा, और 5 होगा तो इकाई अंक 5 ही होगा, चाहे कितनी भी घात लगी हुई है 0 को छोड़कर, और 6 होगा तो 6 होगा। तो 1 0 1 5 6 होगा, क्रमशः 0 1 5 व 6 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का इकाई अंक क्रमशः, इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगी हुई हो 0 को छोड़कर इकाई अंक सदैव क्या होगा, 0 होने पर 0 ही आएगा, 1 होने पर 1 ही आएगा, 5 होने पर 5 आएगा, 6 होने पर 6 आएगा। अब नीचे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, किसी कोई संख्या ली हमने, मान लो 5151 यानी 5111 ली, और उस पर हमने घात लगा दी 6221 और इसका इकाई अंक ज्ञात किया, इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। या 0 लो तो पहले 0 की बात की तो 0 लो, इसका 0 आएगा इकाई अंक। ठीक है, तो कितनी भी घात हो हमें क्या करना है, इकाई अंक 0 का 0 आना है। फिर उसके बाद में हम ले इसमें 21
21, उसमें घात भी हमने 2221 लगा दी, और इकाई अंक पूछे तो 1 आएगा। शून्य हो तो शून्य ही आएगा, 1 हो तो 1 ही आएगा, उसमें यही लिखा गया है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 5 के लिए। 6765 पर घात लगा दी हमने 7668। कुछ भी हो घात कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक 5 है तो यहाँ पे 5 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा इकाई अंक, 0 है तो 0 आएगा। समझ रहे हो ये बात। अब आगे देखो, इधर ऐसे ही ले 6 के लिए 6 6 6 6, और इसके ऊपर 6 6 6 6 लगा दिया, इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो 0 हो तो 0 ही रहेगा, 1 हो तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, इकाई अंक 0 है तो 0 आएगा इकाई अंक, चाहे कितनी भी घात लगी हुई हो। 1 है तो 1 ही आएगा इकाई अंक, क्यों, चाहे कितनी भी घात लगी हो। इकाई अंक 5 है तो उस पर घात कितनी लगी हो, इकाई अंक 5 ही आएगा। इकाई अंक 6 है तो उस पर घात कितनी लगी हो, इकाई अंक 6 ही आएगा। तो इन 4 का तो आपको ऐसे ज्ञात हो गया। इस पे उपस्थित एग्जाम्पल हम कुछ करेंगे तो हमारे को होगा, इस तरीके से हमें ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी करेंगे, वहाँ पे ही क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको ऐसे ही मालूम है सभी, लेकिन क्वेश्चन बनकर आते हैं कई नियमों को मिलाकर। तो अब दूसरा रूल करते हैं हम। रूल नंबर 2 होगा अपना, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्रमशः 4 व 9 हो। कोई संख्या है, या कर लो इसको, 4 हो या 9 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि उसकी घात सम है या विषम है। यदि, नीचे लिख लो, यदि घात विषम हो तो इकाई अंक पर घात 1 का प्रयोग करते हैं। यदि घात सम है तो इकाई अंक पर घात किसका प्रयोग करेंगे, 1 का प्रयोग करेंगे। यदि घात सम है, विषम तो 1 का करेंगे, और यदि सम है तो इकाई अंक पर घात 2 का प्रयोग करेंगे। समझ गए। यदि घात विषम है तो इकाई अंक पर घात 1 का प्रयोग करेंगे, और विषम सम है तो घात 2 का प्रयोग करेंगे। अब देखो यह कैसे है, इसको समझो आप। जैसे हमारे पास 4 है, 4 के ऊपर हमारे को घात दे दी इसने 7, 4 के ऊपर क्या दे दी, 7 घात दे दी। समझना, इसको करने हम पहले इसको बेसिक से करते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 बार हो गए, ये 5 बार, और ये 6 बार, और ये 7 बार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4, 104 के ऊपर घात लगाई है, इसलिए हमने।
हम इकाई अंक को ही तो गुणा करते हैं, 104 होते तो भी हम 4 ही 4 को गुणा करते। तो देखो इधर से ले या इधर से ले लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गए, 16 हो गए तो इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। इस इकाई अंक को इससे गुणा करो, 6 चौक 24, 24 हो गया तो इकाई अंक क्या है इसका, 4, 4 को 4 से गुणा करने पर 16, इकाई अंक क्या, 6, 6 को 4 से गुणा करने पर 24, इकाई अंक कितना, 4, और 4 को 4 से गुणा करने पर 16, इकाई अंक कितना, 6, और 6 चौक 24, इकाई अंक कितना। तो क्या आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 4। तो देखो 6 कहाँ पे आ रहा है, देखो 1 और 2 सम हो गया, सम पर 6 आ रहा है। 4 पे देखो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, लेकिन विषम पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। तो विषम लगाएंगे तब तो इकाई अंक 4 आ जाएगा, और सम लगाएंगे तब इकाई अंक 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है। तो देखो अब इसको हल करें, हमारे पास 4 आया, तो हमें तो सीधा करना है ना, घात क्या है, विषम है, घात विषम है, तो हमें क्या करना है, घात विषम होने की स्थिति में 4 के ऊपर घात 1 लगाएंगे इकाई अंक पर, और इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यदि हमारे पास कोई संख्या ऐसे आ गई 5604, उसके ऊपर घात लगी हुई है 121, क्या है, घात विषम लगी हुई है, इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 के ऊपर घात 1 लगाओ और इकाई अंक 4 कर दो। ठीक है, विषम घात है तो इकाई अंक 4 के लिए 4 आएगा, और इकाई अंक 4 के लिए सम घात है तो उसमें 6 आएगा। अब देखो हम यहाँ पे करें, मान लो 6804 है, उसके ऊपर घात लगा दी हमने 156, क्या है, सम घात है, तो घात लगाएंगे हम 2, 2 लिखने पर क्या आएगा, हमारे पास 16 आएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सम घात के लिए 6 आ जाएगा, इकाई अंक 4 है, 4 है इकाई अंक, घात सम है तो 6 आएगा इकाई अंक सदैव, और घात विषम है, इकाई अंक 4 है तो सदैव 4 आएगा इकाई अंक, ये देख लो। अब ऐसे 9 के लिए करें, 9 के लिए मान लो हमने 3 लिया, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होता है, 729 होता है, इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया। मैं कहता हूँ घात विषम है तो इसके ऊपर घात क्या लगाओ, 1 लगाओ, क्या आ गया, 9 आ गया, ये लो इकाई अंक 9 आ गया। यदि हमारे पास 4529 है, उसके ऊपर घात 451 है, घात क्या है, विषम है, इकाई अंक 9 है, तो उसके ऊपर घात 1 लगा दो, क्या आ गया, इकाई अंक 9 आ जाएगा। यदि सम हो तो सम के लिए इधर कर लेते हैं, 9 की घात 2 है, 81 आएगा, इकाई अंक 1 आना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहाँ पे मान लो 129 है, उसकी घात 128 है, तो हमें क्या करना है, सम के लिए 2 लगाएंगे घात, और 2 लगाते इकाई अंक कैसे आएगा, और इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक, तो विषम के लिए 9 आएगा और सम के लिए 9 के लिए इकाई अंक 1 आएगा। इस तरीके से कल हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें और समझ में आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, 4 है इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, 4 है, उसके ऊपर घात यदि सम लगी हुई है तो 4 के ऊपर घात 2 लगाओगे और इकाई अंक 6 हो जाएगा। घात यदि विषम लगी हुई है तो 4 के ऊपर 1 लगाएंगे और इकाई अंक क्या हो जाएगा, उस संख्या का 4 हो जाएगा। ऐसे 9 है, 9 के ऊपर घात सम लगी हुई है तो इकाई अंक 2 लगा दो, घात इसकी, इकाई अंक 1 हो जाएगा। यदि विषम लगी हुई है तो घात 1 लगा दो, इकाई अंक 9 हो जाएगा। तो देखो सम के लिए 4 के लिए 6 होगा इकाई अंक, विषम के लिए 4 होगा इकाई अंक, 9 के लिए सम के लिए इकाई अंक 1 होगा और विषम के लिए 9 होगा, ये ध्यान रखना है। अब लास्ट रूल बचा इसका, वो करते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक
क्रमशः, क्रमशः का मतलब अलग अलग होगा ना, तो इकाई अंक को दो दो होना है, 2 या 3 या 7 या 8, इनमें से कोई एक हो, 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात या घातों में 4 का भाग देते हैं, या घातों को 4 से विभाजित करते हैं, 4 का भाग देते हैं, जिसके उपरांत शेषफल जो बचता है वही उसके इकाई अंक पे लगा देते हैं। भाग देने पर प्राप्त शेष फल संख्या के इकाई अंक पर लगाते हैं। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो घात 4 का प्रयोग करेंगे। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो घात किसका प्रयोग करेंगे? 4 का प्रयोग करेंगे। अब देखो कैसे करना ही है, इसको भी हमारे को थोड़ा समझना है। देखो जैसे हमने मान लो ले लिया 102 ले लिया, 102 पर क्या किया हमने, घात 5 लगा दी, घात 5 लगा दी, पूछा इकाई अंक क्या है, तो देखो इसको क्या करेंगे हम, 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसा करना होगा। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास तो मान खूब आएगा, और ऐसे गुणा कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक को ही गुणा करेंगे, क्योंकि इकाई ज्ञात करना होता है इकाई। तो 4 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, फिर 4 को इस 2 से इकाई अंक से गुणा किया तो 8 हो गया, 8 को इससे गुणा किया तो कितना गया 16, और 16 को इससे गुणा किया तो 32 आ गया। क्या गया? 32 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या आया, इसका इकाई अंक हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, लेकिन नियम क्या कहता है, किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घातों में 4 का भाग देते हैं और शेषफल उसके इकाई अंक पर लगा देते हैं। तो अब क्या करना है, देखो हमारे पास, इसकी तो सफाई कर दो, हमारे को मालूम चल गया 2 आएगा। घात बटा क्या करना है, घात बटा 5 है घात, और उसके में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, और 1 बच गया क्या, रिमेनिंग पार्ट, यानी शेषफल 1 बच गया, और जो शेषफल आता है उसी को इसके इकाई अंक पर लगाते हैं। इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 पर 1 लगाएंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, यूनिट डिजिट हमारे पास प्राप्त हो गया 2। तो यहाँ पे भी वैसे भी 2 आ रहा था, ऐसे भी 2, 4 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको इसके इकाई अंक पर लगाएंगे और हमारे को ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 102 है, उसके ऊपर हमने घात मान लो 3 ही लगाई, और 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या बचेगा, शेषफल 3 ही बच जाएगा, 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 के ऊपर घात 3 लगा दो, क्या आएगा 8। देखो देखे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 4 8 आ गया इकाई अंक 8। इस तरीके से हमें करना है, ऐसे ही हमें 3 के लिए करना है, 4 के लिए करना है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे मान लो हमारे पास हो गया 1002 और उस पर घात हमारे को लगा दी 12। अब हमने 12 में क्या भाग दिया, 4 का,
4 तिये 12, शेषफल क्या बच गया 0। और शेषफल जैसे 0 बचता है तो घात 0 नहीं लगानी, घात 4 लगानी है। तो 2 पर घात कितनी लगानी है 4, और 4 घात लगाएंगे तो क्या आएगा 16। इकाई अंक कितना हो गया 6। ठीक है, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे, एक क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे और वो देखना। यहां पे लिख देता हूं मैं इकाई अंक, किसका, संख्या का इकाई अंक है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां पे इधर आगे घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा तो घात बटा 4, और ये रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा वो नई घात और इकाई अंक क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे थे, नियम था 2, 3, 7 और 8 के लिए, 2, 3, 7, 8 के लिए। तो हमें देखो यहाँ पे 2, 2, 2, 2 उतार लिया हमने। इससे काम चल जाएगा अपना, इससे काम चलेगा। कैसे चलेगा, मान लो घात में 4 का भाग दिया और शेषफल क्या बच गया 1 बच गया, शेषफल 1 बचा तो नई घात क्या हो जाएगी, इकाई अंक पर, इकाई अंक 2 है, 2 पर घात 1 लग जाएगा और इकाई अंक आ जाएगा 2। ठीक है, अब 4 का भाग देने पर शेषफल हमारे पास मान लो 2 बच गया, 2 बचा तो नई घात क्या हुई, इकाई अंक पर 2 और इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब नई 4 का भाग देने पर शेषफल 3 बच गया तो 2 के ऊपर घात लग गई 3 और इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि इकाई अंक भाग देने पर शेषफल क्या बचा 0 बचा, शेषफल क्या बचा 0 बचा, यह आर का मतलब शेषफल होता है रिमेनिंग पार्ट, शेषफल। शेषफल 0 बचा तो 2 के ऊपर घात कितने का प्रयोग करेंगे 4 का करेंगे और यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मान हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारणी बनानी है। तो ये सारणी बन गई। 4 का भाग, मान लो जैसे मान लो 5 इसकी घात थी, हमने 4 का भाग दिया तो 1 बचा तो इकाई अंक 2 आ जाएगा, इकाई में 2 2 है। यदि घात 6 होती तो हमने 4 का भाग देने पर शेषफल 2 बचते तो 2 लगाने पर 4 आएंगे। यदि घात 7 होती तो 4 का भाग देने पर शेषफल 3 बचते और यह 8 हो जाता, इसका इकाई अंक घात 3 लग जाएगी। और यदि 8 होती तो 4 दूनी 8, 0 बचता तो घात लगाएंगे 4, शेषफल 0 बचने पर घात 4 लगाएंगे और हमारे को 6 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम 3 के लिए करेंगे। तीन के लिए क्या क्या प्राप्त होगा वो देखो, 3 3 इकाई अंक में 3 3 है, 1 घात प्राप्त हुई, शेषफल 1 प्राप्त हुआ तो 3 के ऊपर घात 1 लगा दो, इकाई अंक 3 प्राप्त होगा। शेषफल 2 प्राप्त हुआ, 3 के ऊपर घात 2 लगा दो, इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। शेषफल 3 प्राप्त हुआ, 3 के ऊपर घात 3 लगा दो, 9 3 27 होता है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 3 के ऊपर 0 शेषफल प्राप्त हुआ तो 3 के ऊपर घात 4 लगाएंगे और इसका मान 81 प्राप्त होगा और शेषफल इकाई अंक क्या होगा 1 प्राप्त होगा। तो 3 9 7 1 प्राप्त होगा इसके लिए। इस तरीके से ऐसे हम 7 के लिए करें तो देखो, सेवन 7 7 7 घात
शेषफल 1 बचा तो घात लगाएंगे 1, इकाई अंक 7 आ जाएगा। शेषफल 2 बचा तो घात लगाएंगे इकाई अंक पर 2, 49 आएंगे। शेषफल इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इकाई अंक तो यही होगा ना। फिर 3 है तो इसका हो जाएगा आपके पास 249, 343, 343 इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। शून्य है शेषफल तो घात लगाएंगे 7 पर 4 और 7 पर 4 घात लगाएंगे तो इसका मान हमारे पास प्राप्त होगा 7, 21, 28 और 30 और 21, 24 ये होगा। इसका इकाई अंक 1 है तो मान प्राप्त होगा 1। ठीक है, तो इसके लिए 7, 9, 3, 1 प्राप्त होगा इकाई अंक। अब हमारे पास 8 बचा, 8 के लिए कर लेते हैं हम। ये सब हमें क्या करना है, ये सब हमारे काम आएगा, हम करेंगे जब ट्यूशन हल करेंगे तब ये सभी काम आएगी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता है। 8, 8, 8 और 8। ठीक है, शेषफल 1 बचा, 8 के ऊपर घात 1, इकाई अंक 1। शेषफल 2 बचा, 8 के ऊपर घात 2, 64 आएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। शेषफल 3 बचा, 8 के ऊपर घात 3, 512 आएगा, इकाई अंक 2 आ जाएगा। और शून्य बचा तो 8 के ऊपर घात 4 और इसको गुना करेंगे 48, 8 से गुना करेंगे तो 16, 8, 9, 4596, इकाई अंक क्या है, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। और यदि यह क्लास आपको किसी प्रकार से भी कोई कारणवश अच्छी नहीं लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हमें मालूम चले। डिसलाइक कर सकते हो जिससे हमारे को मालूम चले, हम अच्छे से अच्छा आप दे पाए। कल की क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कल की क्लास में इन पे आधारित, इकाई अंकों पर आधारित हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो काफ़ी रोचक होने वाले हैं। जैसे आज हमने बाध्यता पर आधारित क्वेश्चंस किए थे, उस प्रकार से कल हम इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो कल की क्लास में आप ज़रूर देखना। ओके, थैंक्स।